नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। इससे पहले कि हम खबरों की तरफ रुख करें, एक बड़ी खबर रोपड़ से। पंजाब के रोपड़ से यह बड़ी खबर एएनबी न्यूज लेकर आया है। 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। रोपड़ से 13 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रोपड़ में कोरोना के अब तक कुल 67 मामले सामने आए हैं। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रोपड़ से 13 स्वास्थ्य कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। पंजाब के रोपड़ से यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना के 46 नए मामले सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रोपड़ में कोरोना के अब तक कुल 67 मामले सामने आए हैं। कोरोना से एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। रेलवे 12 मई से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। शुरुआती दौर में इन शहरों के लिए नई दिल्ली जंक्शन से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी बताया कि सोमवार शाम 4 बजे से टिकट की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। रेलवे ने कहा कि ये ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी। फिलहाल नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मड़गांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए ट्रेनें चलेंगी। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का सिलसिला तेज हो गया है। सिंगापुर से भारतीयों को लेकर एयर इंडिया का भी एक विमान मुंबई पहुंचा। इस विमान से सिंगापुर में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से कई दिनों से फंसे लोग भारत आए हैं, जिन्होंने भारत पहुंचने पर खुशी जताई। यहाँ पे बिजनेस ट्रिप पे था एंड 31 मार्च को मेरी फ्लाइट थी वापस जाने की, बट लॉकडाउन के कारण मैं यहीं पे रह गया। तो देन I was in touch with the High Commission and they really helped me out. It was a great experience. The way the High Commission has worked on the professional way and along with the personal touch to it. So it was really helpful and the experience. मैं अपना बड़े दिल से शुक्रिया आभार करना चाहता हूँ यहाँ इंडियन हाई कमीशन का सिंगापुर में। मैं 45 दिन से यहाँ पे अटका हुआ हूँ सिंगापुर में, और जब मैंने कांटेक्ट किया हाई कमीशन को तो इमीडिएटली मुझे रिस्पांस मिला कि आप ये फॉर्म भी भर दीजिए। और उसके बाद कॉन्स्टेंटली वो टच में रहे। जब भी मैं ईमेल भेजता था 2 घंटे के अंदर अंदर रिस्पांस आ जाता था। और फिर कल फाइनली उनका कॉल आया कि आपकी फ़्लाइट क्लियर हो गई है, आप जाकर टिकट की। तो मैं सोच सकता था कि इतने सारे रिक्वेस्ट होंगे हाई कमीशन के पास, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इंडिविजुअली सबको रिस्पॉन्ड किया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच। High Commission of India in Singapore is doing excellent job. All the teams are supporting. They are supporting on a phone call and personally call. They are even open to support till 12 o'clock in the midnight, and also morning till 5 o'clock they start supporting, and they acting a very good job, and they providing proper information, guidance, and about the future, how the quarantine facility at the state and what is that. So we are really appreciate the efforts and we are happy that we are getting extended support. Thank you. पश्चिम बंगाल के आसनसोल शहर स्थित मोहीशिला इलाके में लोगों का अमानवीय चेहरा देखने को मिला। यहां मोबाइल चोरी के आरोप में स्थानीय लोगों ने पहले तो 10 से 12 साल के 2 युवकों को एक इलेक्ट्रिक पोल से बांध दिया और बाद में उसकी पिटाई भी की। लोगों का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और इन चोरी की घटनाओं को छोटे बच्चे अंजाम दे रहे हैं। यही नहीं, लोगों का आरोप है कि इनके पीछे एक गैंग है जो इन बच्चों को चोरी के लिए आगे करता है। बहरहाल, घटना की सूचना मिलने के बाद आसनसोल दक्षिण थाना पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और इन दोनों बच्चों को लोगों के चंगुल से बचाया।
सरकार द्वारा शराब की दुकानों को खोलने के लिए दी गई अनुमति के बावजूद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ओर से इसे बंद कराने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी के आसनसोल मंडल 2 के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रविवार को आसनसोल के बर्नपुर स्थित स्टेशन रोड की एक शराब की दुकान के सामने जमकर हंगामा मचाया। बाद में इन लोगों ने जबरन उस दुकान को बंद करा दिया। प्रदर्शन करने पहुंची बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं का कहना है कि जब से ममता बनर्जी सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का आदेश दिया है, उसके बाद पारिवारिक कलह बढ़ गई है। लोग अपनी पत्नियों के गहनों को बेचकर शराब खरीद रहे हैं, जबकि घर में खाने के सामान तक नहीं है। घर में चलो खाना नहीं है, जो भी पैसा है वो अभी दारू का दुकान में इन्वेस्ट हो रहा है। हम लोग नहीं चाहते कि घर में हंगामा बढ़े, सबका खवा घर का परिवार वाला लोग, लड़का लोग घर का खबर चोरी करके या गहना बेच के वो लोग दारू खरीद रहा है। हम लोग का ये प्रतीकी धर्मघट था, थोड़ा देर के लिए हम लोग बंद किया। आगे प्रशासन से हम लोगों का विनीत अनुरोध है, अब लोग दारू का दुकान बंद कर दीजिए। तो गवर्नमेंट ही अलॉटमेंट किया, केंद्र सरकार भी गवर्नमेंट किया, और आप बोल रहे केंद्र सरकार अलॉटमेंट किया, लेकिन वो सिर्फ स्टेट का आधार पे, स्टेट का वन रिक्वेस्ट है, केंद्र सरकार अलाउ किया। नहीं तो आप देखिए गुजरात में बंद है, बिहार में बंद है, महाराष्ट्र में बंद कर दिया। इसीलिए हम लोगों का दीदी से गुजारिश है, दीदी आप भी बंद कर दीजिए। कोरोना महामारी का असर अगर सबसे ज्यादा किसी वर्ग पर पड़ा है तो वह है मजदूर। आज ना तो मजदूर का वर्तमान सुरक्षित है और भविष्य की बात करना बेमानी होगी, क्योंकि तमाम कारखाने फैक्ट्रियां जो रोजगार देती थीं वह बंद हो चुकी हैं और हालात इस कदर बदतर हो चुके हैं कि मजदूर अपने घर लौटने को मजबूर है। सरकार के दावे तो तमाम हैं, कुछ ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, कुछ बसें भी चल रही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा है मजदूरों की तादाद। मजदूरों की इस पीड़ा में सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयास को ऐसे ही समझ सकते हैं कि ऊंट के मुंह में जीरा। ऐसे ही कुछ प्रवासी मजदूर हैं, जब छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुंचे तो उनको चेहरे के कचरे के डब्बे में फेंकने वाले खाने के पैकेट खाने को दिया गया। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लोग नासिक से आ रहे हैं और कब से निकले हो? हम लोग को 5 दिन हो गया निकले के। अपना आधा दूर चल के आ रहे हैं, कहीं थोड़ा लीक मिल जाएगा, कोई ट्रक वाले रुका रहे तो पुलिस वाले लोग रुका रहे तो रुक रहे हैं, थोड़ा बैठ के आगे आ रहे हैं, फिर चल के आ रहे हैं, पैदल ही आ रहे हैं। अभी क्या चाहते हो सरकार से? छत्तीसगढ़ सरकार हम लोग चाहते हैं कि अपना इधर से अपना गांव भेज दे, अपना टिटलागढ़ जो बलांगीर डिस्ट्रिक्ट में है वहीं तक भेज दे, वहाँ तक बस इतना मेहरबानी। कोई गाड़ी की व्यवस्था हो? गाड़ी की व्यवस्था कर दे तो अच्छा होगा। ठीक। कोरोना में कोई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है तो वो है मजदूर। ट्रेन से कटकर मौत हुई। तमाम मजदूर हजारों लाखों की तादाद में अपने घरों को जाने के लिए तड़पते रहे, तरसते रहे, लेकिन सरकार कोई माकूल इंतजाम नहीं कर पाई। आज ऐसे ही कुछ मजदूर सैकड़ों की तादाद में रायपुर पहुंचे। हद तो तब हो गई जब कचड़े के डिब्बों से उनको खाना दिया गया, लेकिन क्या कहा जाए, मजदूर है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए शासन प्रशासन ध्यान दे नहीं रहा है। मजदूर अपने ही हाल पर जीने को मजबूर है। पवन के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, एनबी न्यूज़ के लिए रायपुर, छत्तीसगढ़। तो मजबूर हैं मजदूर। कचरे के डब्बे से खाना दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति बन गई है मजदूरों की, जो इस वक्त मजबूर हैं वह खाना खाने के लिए। स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। कल कारखाने बंद हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, खाने को कुछ नहीं है, अपने राज्य की वापसी चाहते हैं, लेकिन इनकी स्थिति राज्य भी लेने को अपने पास तैयार नहीं है। कई जगह कई राज्य की सीमाएं सील कर दी गई हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन ठाकुर फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी पवन ठाकुर जी, कचरे के डब्बे से मजदूरों को खाने के पैकेट दिए गए, जी क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, जिस तरह से जो लॉकडाउन होने के बाद पूरे देश से जो मजदूरों का छत्तीसगढ़ होते महाराष्ट्र है,
एमपी और कलराना हैदराबाद के जो मजदूर रायपुर पहुंचे हैं, आप देख सकते हैं कि जो उन्हें खाने का पैकेट दिया जा रहा है वो बिल्कुल कचरे के गाड़ी के पास रखा हुआ है। जो कचरे फेंकने के लिए जो अनाज है वो अनाज मजदूरों को खाने के लिए दिया जा रहा है। जो मजदूर मेहनत कर होते हैं उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। जब एएनबी की टीम वहां पहुंची तो जिला पंचायत सीओ जो वहां मौजूद थे वो हमारी टीम को देखते साथ ही मौके से नाराज हो गए। उन्होंने मीडिया से बात करना मुनासिब नहीं समझा। मतलब इससे साफ नजर होता है कि जो जिला प्रशासन में जो सरकार है, सरकार पूरी तरीके से मजदूरों के साथ व्यवहार है जो पूरे दर्जे का व्यवहार कर रही है मजदूरों के साथ। ऐसे में आपकी किसी प्रशासनिक अधिकारी से या फिर किसी जिम्मेदार से बात हुई इस बारे में? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के नोडल अधिकारी हैं जिला पंचायत सीओ वो वहाँ पर मौजूद थे। जिस समय हम पहुंचे तो मीडिया को देख के वहाँ से तुरंत वो रवाना हो गए हैं। मतलब सीधा से मीडिया को देख के भागते हुए नजर आए जिला पंचायत सीओ वहाँ से। तो उसके बाद इस खबर को न चलाने के लिए आला अधिकारियों ने भी मीडिया हमारे पर दबाव बनाते रहे। बहुत अच्छी बात है पवन ठाकुर जी कि आप किसी प्रकार के प्रशासनिक दबाव में नहीं आए और अपना कर्तव्य का निर्वहन बहुत बढ़िया तरीके से किया। हालांकि मजदूर जो हैं, आखिर ये मजदूर आखिर आए कहां से हैं और वहां रुके हैं, किस स्थिति में है इस वक्त? जी जी बिल्कुल, आप बता दें ये जो मजदूर के कलराना हैदराबाद महाराष्ट्र और एमपी से थे मजदूर। जो मजदूर विगत 5 से 7 दिन से 400 से 500 किलोमीटर का जो सफर करते हुए छत्तीसगढ़ पहुंचे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बॉर्डरों को सील किया गया है राज्य सरकार द्वारा, चाहे वो महाराष्ट्र बॉर्डर हो, एमपी बॉर्डर हो, उसके बाद भी इसी तादादों में जो मजदूर हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं। उन्हें कोई रोका नहीं जाता, ना मजदूरों के लिए कोई गाड़ी की व्यवस्था की जाती है। हालांकि राज्य सरकार बात करती है कि मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है। पवन ठाकुर जी, जैसे कि मजदूर वहां पर पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ में, अगर छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं तो क्या वहां का जो प्रशासन है उन्हें अपने जिले में भेजने की कोई तैयारी कर रहा है या फिर जस का तस बना हुआ है, मजदूर भगवान भरोसे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें मजदूर पूरे भगवान के भरोसे हैं। 2 से 3 महीने के बच्चों को लेके 400 से 500 किलोमीटर का सफर करते हुए रायपुर पहुंचे हैं। अब जब हमने अधिकारियों से बात की है तो अधिकारी भी इसमें बात नहीं, हम संबंधित जिलों के जब कलेक्टर से बात किए गए तो बोले मजदूर पहले 14 दिन का सिलेक्शन, मतलब वो अपने घर भी जाएंगे तो पहले वो एक गैरों की तरह बाहर रहेंगे, उन्हें उनके परिवार से मिलने नहीं दिया जाएगा। ये वो मजदूर हैं जो दूसरों को आशियाना बनाते हैं लेकिन खुद के लिए आशियाना उनको नहीं है, दर दर भटकने को मजबूर है मजदूर। जो सामाजिक संगठन है वहां पर रायपुर के या छत्तीसगढ़ में जो सामाजिक संगठन है वो इनके लिए कुछ करते नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, जब हमने मजदूरों से बात किया तो उन्होंने बताया कि रास्ते में आ तो कई सामाजिक संगठन है जो उन्हें रास्ते में खाने के पैकेट बच्चों के लिए बिस्किट है वो दे रहे थे। लेकिन जब सरकार द्वारा बड़ी बड़ी घोषणा की जा रही है कि मजदूरों के लिए ट्रेन की व्यवस्था की जा रही है, बस की व्यवस्था की जा रही है, मजदूरों को खाने का इंतजाम किया जा रहा है, अगर ये मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की जाती तो मजदूर आखिर वहाँ से छोड़ के अपने अपने घर के लिए रवाना क्यों होते? तो साफ तरीके से जो प्लांट फैक्ट्रियां बंद हो गई है वो मजदूरों को रवाना कर दिया है, मजदूरों को तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। ठाकुर जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के जो मजदूर हैं, अगर जो जिले वहां पहुंचे हैं, छत्तीसगढ़ में पहुंचे हैं, रायपुर में पहुंचे हैं, तो वहां मजदूर भगवान भरोसे हैं। सरकार कोई उपाय नहीं कर रही है। यह बहुत बड़ी विडंबना है मजदूरों के साथ, जो इस समय उनकी मजबूरी है कि वो अपने जिले में जाना चाहते हैं, अपने घर को जाना चाहते हैं, लेकिन सीमाएं सील हैं और वहां पर सीमाओं पर पहुंचकर, अपने राज्य की सीमाओं पर पहुंचकर वो अपने जिले में नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी विकट स्थिति है इनके सामने। इस पे तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता पवन ठाकुर। तमिलनाडु में करूर शहर के रामनगर एरिया से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक टैंकर और मजदूरों को ले जा रही बस में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजदूरों की बस से
बाहर निकाला, जिसमें 25 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया, जिसमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कोरोना वायरस देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में जहां आंकड़े छुपाने की बात कही गई, वहां भी आंकड़े सामने आने लगे हैं। आज 153 नए कोरोना के मरीज सामने आए और कुल 14 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 1939 लोगों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। अकाली नेता केंद्रीय मंत्री भारत भूषण आसू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 17,500 ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਦਸਤਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਡੀਪੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 2 ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ 40% ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। राहुल गांधी के पीएम केयर में आए पैसे को लेकर ऑडिट की मांग और हरियाणा के सोनीपत में शराब की पेटियां गायब होने के मसले, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी कोविड के खिलाफ जो युद्ध चल रहा है उसमें हर प्रकार से रुकावट पैदा करना चाहते हैं। जब युद्ध चल रहा होता है तब कभी कोई ऑडिट नहीं हुआ करता, युद्ध के समाप्त होने के बाद ही होता है। और हर चीज पारदर्शी है, हर चीज जनता के सामने जाएगी। लेकिन ये समय नहीं है इस प्रकार की मांग करने का। यकीनी तौर पर राहुल गांधी की मंशा ठीक नहीं है। वो कोविड की लड़ाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सोनीपत के खरखोदा का जो शराब चोरी का मामला है वो एक बड़ा मामला है। उसकी जड़ें बहुत गहरी नजर आती हैं। कौन कौन उसके साथ जुड़ा हुआ था, कहाँ कहाँ शराब जाती थी, कहाँ कहाँ से आती थी, किस प्रदेश से आती थी, कौन कौन अधिकारी उसमें शामिल हैं, ऐसे बहुत सारे मुद्दों की गहराई में जाने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने SIT बनाने की तजवीज़ की है, जिसमें पुलिस विभाग से ADGP रैंक के सुभाष यादव, एक्साइज डिपार्टमेंट से एडिशनल एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर विजय सिंह और 3 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के नाम मैंने तजवीज़ किए हैं। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में डॉक्टरों और नर्सों को किसी फरिश्ते से कम नहीं माना जा रहा। अपनी जान को जोखिम में डालकर डॉक्टर और नर्स इस काम को जारी रखे हुए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर इससे भी आगे बढ़कर कुछ कार्य कर रहे हैं। रामकृष्ण अस्पताल के डॉक्टर अब्बास नकवी ने पुलिस कर्मचारियों के लिए N95 मास्क तैयार करवाए और पुलिसकर्मियों को वितरित किए। इसके लिए काम के लिए छत्तीसगढ़ के DGP DM अवस्थी ने भी उनकी सराहना की। रायपुर पुलिस के लिए
डॉक्टर नकवी जो हमारे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं छत्तीसगढ़ के रामकृष्ण अस्पताल में, उनके द्वारा और डॉक्टरों की जो टीम है उनके द्वारा ये N95 500 मास्क रायपुर पुलिस के उन कर्मियों के लिए हैं जो दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं। मैं डॉक्टर नकवी का और उनकी टीम का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। काफ़ी महंगे मास्क हैं, ये अभी रायपुर पुलिस अधीक्षक को भिजवा देंगे, जिससे कि जो जवान हमारे दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं उनकी सुरक्षा हो सके। और ये जो डॉक्टरों का पुलिस के प्रति जो लगाव है उसका मैं सम्मान करता हूँ। और कोरोना के इस वैश्विक महामारी के दौर में हमारे पुलिसकर्मियों ने जो काम किया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने अपनी जान की, अपने परिवार की चिंता किए बिना जो 24 घंटे काम किया है वह काबिल तारीफ है। लेकिन कोरोना से हमारी जंग अभी पूरी नहीं हुई है, ये आगे भी निरंतर जारी रहेगी। इसके लिए हम लोग की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि पुलिसकर्मी अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें, अपना बचाव करें। उसके लिए हम लोग उन्हें फेस मास्क प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो अपने बचाव के साथ में आगे भी इस कार्य को निरंतर जारी रखें। खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵੰਤ ਨੰਬਲ, ਮੈਂ 81 ਸਾਲ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਡਰੋ ਨਾ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੋ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी क्रम में रविवार को कुल 7 मरीजों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई। इसमें 3 मुजफ्फरपुर और 4 पूर्वी चंपारण के मरीज हैं। सभी का दूसरे राज्यों से पिछले 3 दिनों में लौटे हैं। बाहर से आ रहे हैं, हम लोग क्वारंटाइन से रह रहे हैं। रेड जोन से जो आ रहे हैं तो हम लोग रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं, उसमें से 3 का पॉजिटिव। श्रमिक में ही है सर, ये हम लोग टोटल आंकड़ा हर तरह के लोग आ रहे हैं। सर टोटल आंकड़ा कितना हो गया? तो कल 3 था, आज 3, टोटल 6। खबरों में आगे बढ़ने से पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह इस समय जो है एम्स में भर्ती हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। इस समय सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद भर्ती हुए। शाम 8:45 पर एम्स में भर्ती हुए। दिल्ली से यह बड़ी खबर एनबी न्यूज लेकर आया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, सीने में तकलीफ की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती हुए। शाम 8:45 पर एम्स में भर्ती हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। तो बड़ी खबर दिल्ली से, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हुए हैं। उनको सीने में तकलीफ की शिकायत थी, उन्होंने की थी। शाम 8:45 पर एम्स में भर्ती हुए। इस पर ताज़ा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता सुधीर सलूजा फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी सुधीर सलूजा जी,
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती हैं। जी, क्या ताजा अपडेट है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को तबियत बिगड़ने के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री को शाम 8:45 पर एम्स में भर्ती कराया गया है। उन्हें एम्स के कार्डिक न्यूरो सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मनमोहन सिंह की छाती में दर्द की शिकायत के बाद दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। मालूम हो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, जिनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जाने माने अर्थशास्त्री हैं और वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर भी रह चुके हैं। जी सुधीर सलूजा जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के जोधपुर में सरल स्वभाव के धनी डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने एक एक कर सभी पुलिस मित्रों को बुलाकर उनके व्यक्तिगत अनुभव जाने और तालियां बजाकर उनका हौसला और मनोबल भी बढ़ाया। डीसीपी धर्मेंद्र यादव ने सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के घंटा घर में बैठक ली और उन्हें यह बताया कि पुलिस मित्रों का सहयोग एक यादगार पल रहेगा। आप लोगों से बात भी होती है और मिलते भी हैं। काफ़ी उत्साह से आप लोग सेवा कर रहे हो, इसी उत्साह को बनाए रखें, क्योंकि अभी ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है कब तक बीमारी ये ख़त्म होने वाली है। तो ये तो लंबा युद्ध होने वाला है। आप लोग सब समझ चुके हो प्रोसेस तो पूरा, कहीं कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कहाँ संपर्क करना है, लगभग सब जानते हैं पूरा। फिर भी कहीं कोई और डिफ़िकल्टी आए तो किसी भी स्तर तक आप संपर्क कर सकते हो। सबके शायद नंबर आप लोगों पे हैं ही, सब अधिकारी के नंबर आपको मिल चुके हैं। लगभग काफ़ी हद तक हम लोगों पे भी नंबर हैं आप लोगों के। और बड़ा, क्योंकि आप बिना उसके ये सैलरी के सेवा कर रहे हो, तो रियली आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं। वॉलेंटरीली आप दे रहे हो, तो अपना जो उत्साह है उसको कम नहीं होने दें, इसी उत्साह से काम करते रहें। बिल्कुल हम सब आपके आभारी हैं। थैंक यू। राजस्थान के अजमेर जिले में टिड्डी दलों ने किसानों और पशुपालकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। लगातार टिड्डी दल अजमेर के विभिन्न इलाकों में पहुंच रहे हैं। टिड्डी नियंत्रण विभाग के प्रयास नाकाम होते नजर आ रहे हैं। किसानों ने प्रशासन को सूचित भी कर दिया है, लेकिन अभी टिड्डी दल किसानों की फसलें चौपट कर रहा है। इससे किसानों को फसलों की चिंता सता रही है। क्षेत्र में पिछले दिनों बरसात के बाद किसान खेतों की देखभाल में जुटे हैं। कई स्थानों पर फसल अंकुरित भी हो रही है, लेकिन बाढ़ के पास टिड्डी फाके ने किसानों की नींद उड़ा दी है। राजस्थान के जयपुर में पुलिस कमिश्नर की निर्भया स्क्वाड टीम ने मदर्स डे के अवसर पर जयपुर के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में निवास करने वाली नवजात शिशु की माताओं से मिलकर हालचाल पूछे और शुभकामनाएं दी। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं निर्भया स्क्वाड टीम की नोडल अधिकारी सुनीता मीणा ने बताया कि जिन महिलाओं को कोरोना संक्रमण कर्फ्यू के दौरान मातृत्व सुख मिला है और विषम परिस्थितियों में बच्चे को जन्म देकर सुखद अनुभूति प्राप्त की है, इस सुखद अनुभूति को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं कर सकी, ऐसी सभी जननियों के लिए टीम ने मदर्स डे मनाया। उनसे व्यक्तिगत संपर्क कर कुशल क्षेम पूछी और शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि निर्भया टीम ने चांदपोल स्थित रिजर्व पुलिस लाइन से रवाना होकर भट्टा बस्ती, शास्त्री नगर, छोटी बड़ी चौपड़ और रामगंज सहित कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचकर नवजात शिशु की माताओं को शुभकामनाएं दी। राजस्थान के सीकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से घर घर जाकर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों और जिलों से आए लोगों के स्वास्थ्य पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों से जुकाम, बुखार, सूखी खांसी जैसे
ILI लक्षणों की जानकारी ली जा रही है। जिला कलेक्टर यज्ञमित्र सिंह देव के निर्देशन में चिकित्सा विभाग की ओर से ब्लॉक व गांव में कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। अन्य राज्यों से आए नागरिकों को होम और संस्थागत क्वारंटाइन किया जा रहा है। वहीं निर्धारित अवधि पूर्ण करने तथा सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर डिस्चार्ज भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग क्वारंटाइन में हैं उनकी सेहत पर नजर भी रखी जा रही है। अन्य राज्यों से जिले में आए लोगों को सरकारी स्कूल, धर्मशाला में बनाए गए ट्रांजिट कैंपों में भी रखा जा रहा है। तो आपको बताएं कि राजस्थान के सीकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मुस्तैदी के साथ कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से घर घर जाकर आमजनों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरे राज्यों और जिलों से आए लोगों के स्वास्थ्य तथा पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों से जुकाम, बुखार, सूखी खांसी और ILI लक्षणों की जानकारी ले रहे हैं। जिला कलेक्टर यज्ञमित्र सिंह देव ने निर्देशन में चिकित्सा विभाग की ओर से ब्लॉक व गांव में कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में लोगों को जानकारी दी। मध्य प्रदेश का उज्जैन, इंदौर और भोपाल के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। उज्जैन में कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 सदस्यों को उज्जैन भेजा है। यह केंद्रीय हेल्थ टीम उज्जैन में रुककर कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए रणनीति बनाएगी और रिपोर्ट तैयार करेगी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंपेगी। बता दें कि उज्जैन के आलोट से सांसद अनिल फिरोजिया ने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से जिले में एक विशेषज्ञ टीम भेजने का आग्रह किया था। हमारे स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी से मैंने निवेदन करा था, क्योंकि हमारे उज्जैन में रेड जोन है। रेड जोन होने के कारण मृत्यु दर ज़्यादा है। ये बहुत चिंता का विषय था कि मृत्यु दर 22% जा रही है। तो हमसे कहाँ चूक हो रही है, कहाँ हमको एहतियात बरतना है। चूँकि यह वायरस नया है, इसलिए हमारे यहाँ के मेडिकल ऑफिसरों को भी ज़्यादा इसकी माहिती नहीं है। इसलिए हमने बोला था, तो मेरे निवेदन पे, आग्रह पे केंद्रीय मंत्री जी ने आज केंद्रीय दल भेजा है। डॉक्टर मंडल और डॉक्टर वाजपेयी जो दिल्ली से आए हैं, और वो यहाँ अभी उनने भी चिंता व्यक्त की कि वास्तव में सही बात है, यहाँ मृत्यु दर ज़्यादा है। तो वो अभी यहाँ से सीधे मेडिकल कॉलेज RD गाड़ी में जा रहे हैं। उसके बाद वो PDS जाएंगे और PDS के बाद ट्रॉमा सेंटर, जहाँ पे हम 3 जगह पे संक्रमित लोगों को रख रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो जानकारी निकालेंगे और जो भी कमी पेशी होगी उसकी हमको जानकारी देंगे, ताकि हम उसको दूर कर सकें। और हमारे डॉक्टरों से कहाँ कुछ कमी पेशी है उसको भी वो प्रशिक्षित करेंगे, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें। मीटिंग में अपने विचार प्रस्तुत कर दिए हैं। जो बहुत अधिक मृत्यु दर है यहाँ, वही चिंता का मुख्य विषय है। तो हम लोग ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इतनी ऊंची मृत्यु दर आखिर क्यों हो रही है उज्जैन में, और अपने सुझाव प्रशासन को देंगे। रविवार की मध्य प्रदेश के इंदौर में खड़ी बस में आग लग गई। बताया जा रहा है कि घास में लगी आग से बस चपेट में आ गई। हालांकि समय रहते आग को नियंत्रित कर लिया गया, अन्यथा वहां खड़ी अनेक बसें भी आग की चपेट में आ सकती थीं। आग की यह घटना इंदौर के सिटी बस डिपो होमगार्ड ऑफिस के पास हुई। सूचना पर अपर आयुक्त संदीप सोनी भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड और नगर निगम के टैंकर से आग पर काबू पाया गया। चूंकि फिलहाल लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए सभी सिटी बसें और आसपास के जिलों में चलने वाली बसें यहीं खड़ी हैं। बस में हमारी आग लगी थी और तत्काल फायर ब्रिगेड आया और उसको पूरी तरह कंट्रोल कर दिया है। जैसा लोगों का कहना था कि बस के पीछे बहुत सारी घास लगी हुई थी, तो जो लोग लगातार देख रहे थे कि वहाँ पर घास में चूँकि आग लगी हुई थी, और घास में जो आग लगी हुई थी उससे बस के पीछे पकड़ लिया था। एक तत्काल फायर ब्रिगेड बुलाया गया और नगर निगम के भी टैंकर आ गए और एक बस में आ गई तो पूरी तरह कंट्रोल कर दिया। दूसरी बसों में कोई हानि हुई नहीं, उसी बीच में चूँकि टाइम में इन्फॉर्म हो गया था और फायर ब्रिगेड और नगर निगम की टीम भी समय पर पहुँच गई, इसलिए एक बस पूरी तरह चलिए, बाकी बसों से तत्काल निकाल। आज मदर्स डे है और हर कोई अपनी माँ को नमन कर रहा है, लेकिन आज ही के दिन
एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने हर किसी की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के जबलपुर के ग्राम मझौली थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक मां ने अपने 2 बेटों के साथ खुदकुशी कर ली। अपने घर के अंदर मां अनुराधा चौबे ने 2 बेटे कान्हा और आदि के साथ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके चलते जबलपुर मेडिकल अस्पताल उन्हें लाया गया, जहां तीनों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौके से पुलिस को कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन जहरीला पदार्थ जरूर बरामद हुआ। अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम सोमा खुर्द की अनुराधा चौबे, उसका पुत्र कान्हा चौबे, उम्र 8 वर्ष, आदि और प्रद्युम्ना चौबे, उम्र 9 वर्ष, ये जहर खाकर अस्पताल में इलाज वास्ते आए थे, जिन्हें उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज रवाना किया गया है। कल सूचना प्राप्त हुई कि ये तीनों इलाज दौरान फौत हो गए हैं। इस संबंध में थाना जांच में उसके मौके पर पहुंचकर घटनास्थल सील किया गया है और घटनास्थल के निरीक्षण से वहां जहर की एक बोतल प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट है कि उसके द्वारा जहर खुरानी की गई है। बाहरी राज्यों से वापस आने के इच्छुक हिमाचलियों को चिकित्सा जांच और संस्थागत क्वारंटीन के बाद ही अपने घर जाने दिया जाएगा। उन्हें सीधे घर नहीं भेजा जाएगा। प्रदेश के कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों को बढ़ता देख सीएम जयराम ठाकुर ने यह फैसला लिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया। इस नोडल अधिकारियों को देश के अन्य भागों में फंसे लोगों राज्य में वापस लाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से समन्वय स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार देश के विभिन्न भागों में फंसे हिमाचल वासियों की सुरक्षा के प्रति चिंतित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को घर भेजने से पहले उन्हें क्वारंटीन अवधि में रखने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र और देश की अन्य रेड जोन से आने वाले हिमाचलियों की कोविड-19 के लिए जांच की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हिमाचल के निवासी हिमाचल वापस आना चाहते थे और उन लोगों की हिमाचल प्रदेश में आने के लिए हमने सरकार की ओर से इजाज़त भी दी, व्यवस्था भी की। स्वाभाविक रूप से हमको इस बात की आशंका भी थी कि बाहर के प्रदेशों में जहां हिमाचल के लोग इस संकट के दौर में फंसे हुए हैं, वो हिमाचल प्रदेश में आएंगे। संभावना इस बात की हो सकती है कि हिमाचल में कोरोना वायरस के मामले बढ़ सकते हैं और उसके अनुरूप हमने हिमाचल प्रदेश में इस बात को अनुभव किया कि मामले में थोड़ी बढ़ोतरी भी हुई है। अभी जो 1 तारीख के बाद हिमाचल प्रदेश में अधिकांश मामले जो आए हैं, उनमें से वही लोग ज़्यादा संक्रमित पाए गए जो लोग हाल ही में हिमाचल प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से आए हैं। वो भी अपने भाई हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता वो भी हमारी जिम्मेवारी है, उनकी जीवन की रक्षा ये भी हमारी जिम्मेवारी है और इसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के हर नागरिक के जीवन की जिम्मेवारी भी हमारी है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था कि हिमाचल के निवासी जो बाहर के प्रदेशों में फंसे हैं वो हिमाचल आ सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में पहुंचने के पश्चात वो हमारे क्वारंटीन के नियमों का सख्ती से पालन करें। मानसून आने में अभी समय है, मगर मौसम ने करवटें लेनी शुरू कर दी है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है। रविवार को इसकी शुरुआत दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों से हो चुकी है। इस पर ज़्यादा जानकारी देते हुए आईएमडी के डायरेक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थी जिसकी वजह से जो हिमाचल प्रदेश के पिछले 24 घंटों में लगभग सभी स्थानों में लाइट टू मॉडरेट बारिश हुई है। कुछ जगह हेल स्टॉर्म भी हुआ, थंडर हुआ है और जो ऊपर के इलाके हैं वहाँ पे लाइट जो स्नोफॉल भी रिकॉर्ड किया गया। तो अभी इससे जो टेम्परेचर में भी आज गिरावट रही। जो दिन के टेम्परेचर थे कल पिछले 2 दिन में जैसे बारिश नहीं हुई थी तो राइज हुए थे, आज जो है वो दोबारा से जो टेम्परेचर है वो फॉल हुए हैं। 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर में जो गिरावट रही। और रोहतांग वगैरह की बर्फबारी हुई? हाँ बिल्कुल, जो रोहतांग पास का एरिया था वहाँ पे लाइट स्नोफॉल भी रिकॉर्ड हुआ है
और जिससे जो टेम्परेचर में गिरावट रही। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर सकती है जिसका इफेक्ट हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 तारीख को रहेगा। 13-14 तारीख को भी हिमाचल प्रदेश के जो फ्यू प्लेसेस एरिया है स्कैटर्ड जहाँ अपने मैनी प्लेसेस एरिया है वहाँ पे बारिश हो सकती है, थंडर हो सकता है। उसके लिए भी वार्निंग इशू की गई है जिसमें जो हिल स्टॉर्म हो सकता है, थंडर स्टॉर्म के साथ लाइटनिंग वगैरह और साथ में तेज़ हवाएं चल सकती हैं। लॉकडाउन के बीच एक बार फिर से उद्योग धंधे धीरे धीरे शुरू करने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के लुधियाना में टेक्सटाइल कंपनियों ने अपना परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। लुधियाना नीटवियर एंड होजरी एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद थापर ने कहा कि उद्योग मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन हम यह नहीं सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि प्रवासी श्रमिक घर न जाएं। चैलेंज इंडस्ट्री को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी अगर लेबर पहले ही काम ठीक नहीं है और लेबर भी चली जाएगी, डबल मार हो जाएगी। अब जो हालात होंगे कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन हमारी बेस्ट एफर्ट्स होगी उनको रोकने की। जो हमारे अच्छे कुशल कारीगर हैं उनको हम रोकेंगे। जो हमारे फोरमैन हैं, जो हाई टेक टेक्नीशियंस हैं, कंप्यूटर मशीनें चलाते हैं, हमारी कोशिश है उनको जहाँ रोकने की। पर काफ़ी सारे जाकर खबरें और भी हैं, रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के बीच हरियाणा के नूंह जिले से राहत भरी खबर आई है, जहां पिछले 6 दिनों से कोई मरीज सामने आया है। रेड जोन के बाद ऑरेंज जोन में आया नूंह जिला तेजी से ग्रीन जोन की तरफ बढ़ रहा है। अब तक 57 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। जिले में अब केवल 2 ही एक्टिव केस बचे हैं। ठीक कह रहे हैं आप। हमारे जो 59 केसेज थे उसमें से 57 ठीक होकर घर जा चुके हैं। 2 मरीज हैं, उनकी भी उम्मीद है हमें जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। रही सैंपल की बात, और 6 दिन आप कह रहे हैं कि ये कोई भी केस नया नहीं आया है। हमारे लगभग 3300 के लगभग सैंपल हो चुके हैं और 143 सैंपल की रिपोर्ट आनी बाकी है। कल भी 150 के लगभग हमारी जो रिपोर्ट्स आई हैं वो सारी नेगेटिव आई हैं। 3 सैंपल ऐसे थे जो सस्पिशियस थे, वो भी दोबारा लगे थे, वो भी नेगेटिव हैं हमारे। और जो दूसरे प्रदेशों से लोग बाग अब आ रहे हैं और हमारे भी जा रहे हैं, चाहे वो लेबर क्लास के हैं चाहे वो किसी भी तरह के हैं,
तो उनका भी एक सिस्टम बनाया गया है जांच करने का, तो उनको भी जांच कर करके जो ठीक हैं, एसिम्प्टोमेटिक हैं, लक्षण नहीं हैं, उनको भी घरों पर क्वारंटाइन किया जा रहा है। हरियाणा के सिरसा में एक और कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग सतर्क दिखाई दे रहा है। कल सिरसा के शिवनगर में कोविड-19 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब जिले में कोरोना के 3 मामले एक्टिव हो गए हैं। वहीं सीएमओ डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की और कहा कि सभी सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। तीसरा केस जो आया है वो एक सोशल ट्रांसमिशन का केस है और निश्चित रूप से एक सिरसावासियों के लिए चिंता का विषय है। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करूंगा कि ईश्वर ने अभी मौका दिया है आपको, सुधर जाइए, डिस्टेंसिंग रखिए और भीड़ भड़ा मत करिए, नहीं तो आने वाले समय में हर घर में कोरोना केस होगा, जो कि एक भयावह स्थिति होगी। अब तक प्रशासन ने सारा कुछ स्थिति को संभाल के रखा है, आगे प्रशासन हेल्पलेस हो जाएगा, ऐसा ना होने दे। आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं और आज तक सरकार के साथ इंस्ट्रक्शंस का पालन करते आए हैं, सरकार का साथ दिया है, अब भी दीजिए। हरियाणा में नूंह जिले के क्वारंटीन सेंटर से लगभग 500 जमातियों को अपने अपने घर भेजना शुरू कर दिया गया है। इन सभी जमातियों की क्वारंटाइन अवधि पूरी हो गई है और ये सभी जमाती स्वस्थ पाए गए हैं। इसके बाद प्रशासन ने इन्हें घर भेजने का फैसला किया है। जो तबलीगी जमाती थे हमारे पास, वो 377 लोग थे और कुछ ऐसे लोग थे जो अदर जमातों से थे, दूसरी जमातों से थे। तो सारे मिला के जितने भी हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स थे, इनमें 729 लोग थे। जो लोग हरियाणा राज्य के दूसरे ज़िलों से थे वो हम पहले ही रिलीज़ कर चुके हैं, 102 लोग थे वो, और जो कुछ मेवात के थे उनको भी हम रिलीज़ कर चुके हैं। अब हमारे पास जो बचे हुए लोग हैं उसमें विदेशी और स्वदेशी जो दूसरे राज्यों के हैं। तो विदेशियों के बारे में अभी सरकार ने कोई फ़ैसला नहीं लिया है। जो हमारे दूसरे राज्यों के हैं उनके बारे में जो स्वास्थ्य विभाग से उन्होंने मांगा था कि भाई इनका किन किन का पूरा हो चुका है, तो वो हमने प्रक्रिया पूरी करके प्रशासन को दे दी है। जल्दी ही शायद आज प्रशासन उन सभी को उनके जो संबंधित राज्य हैं उनको भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और शायद आज शाम तक भेज भी देंगे। आज निकला हूँ वहाँ से, बहुत अच्छा मैं महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अंदर रहते हुए मेवात के लोगों ने हमारी बहुत खिदमत की। मुफ्ती जाहिद साहब का बहुत शुक्रिया है और आफ्ताब MLA साहब मंत्री जो हैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि हमें वहाँ से निकलवाएं और हमारे को सुविधा दिया जाने का, और वो हमें घर भेज रहे हैं। वहाँ पे लोग बहुत अच्छे व्यवहार सब पेश आ रहे थे। वहाँ के लोग का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर का, कर्मचारी का और पुलिस वालों का और मेवात वालों का, मुफ्ती जाहिद साहब और मंत्री जी मोहम्मद आफ्ताब साहब, उनके बहुत बड़े शुक्रगुजार हूँ। आज वो हम लोग को यहाँ से निकाल रहे हैं। और यूपी के कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में लॉकडाउन का पालन कराने गई पुलिस टीम पर गिहार बस्ती के लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 3 दरोगा, 2 महिला कांस्टेबल समेत 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस टीम CSC में मेडिकल करा रही है। जानकारी के अनुसार रविवार को पुलिस टीम लॉकडाउन का पालन कराने के लिए बिल्हौर रोड पर भ्रमण कर रही थी। तभी तुलसी नगर निवासी कुछ लोग भीड़ लगाए खड़े थे, जिन्हें पुलिस ने टोका तो पुलिस टीम पर हमलावर हो गए, साथ ही मारपीट करने लगे, जिससे पुलिस टीम के सभी लोग घायल हो गए। अभी तक मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। हाँ, पुलिस टीम पर हमला हुआ है और करीब 7 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 7 लोगों मेरे पास मेडिकल कराने के लिए आए, जिसमें कांस्टेबल विनोद कुमार, सुखबीर सिंह, SI उमेश शर्मा, महिला कांस्टेबल जया यादव, महिला कांस्टेबल दिव्या कुमार और कांस्टेबल अवनीश कुमार। इनको साधारण चोटें भी आई हैं और इनका प्राथमिक उपचार किया गया है और इनका मेडिकल किया।
लॉकडाउन के बीच पलायन कर रहे लोगों को जो भी साधन मिल रहे हैं वे उसी को जरिया बनाकर अपनी मंजिल तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ के लिए यह सफर आखिरी सफर साबित हो रहा है। ताजा मामला इटावा जिले का है। यहां यमुना नदी में रविवार सुबह नाव पलटने से एक परिवार के 5 लोग डूब गए, जबकि नाविक तैरकर बाहर आ गया। आसपास मौजूद गोताखोरों की मदद से सभी को बाहर निकाला गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को बचा लिया गया। ये सभी ग्वालियर से औरैया जा रहे थे। 2 बच्चे घटना हुई है, जो बच्चे 2 आए हैं। 2 बच्चे ये राजपुर CHC से रेफर होके यहाँ पर आए हैं। उनके बताए अनुसार ये नाव पलटने के कारण नदी में डूबने से इनकी मौत हुई है। ये मृत अवस्था में दोनों बच्चे लाए गए हैं। एक जानू एक लड़की है जिसकी उम्र 7 साल है, और आर्यन लड़का है जिसकी उम्र 12 साल है। भैया कई घंटा हो गए, तब तो एम्बुलेंस पहुंची थी भैया, बहुत लेट। नाव में जा रहे थे भैया, पार करके ग्वालियर से बमायन भैया। मर गया, वो कंडक्टर ही कहते थे। जमुना में भैया। भैया उस पर वो बोला था कि बैठा लो, केले दे दो, मैं केले खाने, उसने खाने में ध्यान दे दिया भैया। मेरे बच्चे खा लिए भैया, 4 लोग थे भैया। लॉकडाउन के दौरान जनपद इटावा में नदी के रास्ते अपने गंतव्य तक जा रहे नाव पर सवार लोग उस समय नदी का शिकार हो गए जब नाव अचानक पलट गई। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद इटावा के थाना क्षेत्र बिठौली का है, जहां पर यमुना नदी में 4 लोग नदी में नाव के सहारे नदी पार कर रहे थे। वहीं अचानक नाव पलट गई। नाव पलटने से 4 लोग नदी में डूब गए। ग्रामीणों ने आनन फानन में सभी डूबे लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया। 2 लोग सुरक्षित बच गए हैं। वहीं गंभीर अवस्था के चलते 2 बच्चों को जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। इस दुख भरी खबर के साथ पूरे ग्रामीणों में मातम का माहौल छा गया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि इस पूरे हादसे पर घंटों तक पुलिस नहीं पहुंची है। सनत तिवारी, ANB न्यूज इटावा। बलिया में सिकंदरापुर थाना क्षेत्र के मालदा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। इटावा SSP कार्यालय में तैनात उर्दू अनुवादक मोहम्मद हामिद की तेज रफ्तार कार की टक्कर से मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही उनके घर में मातम का माहौल छा गया, साथ ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस लाइन में अंतिम विदाई दी गई, जिसमें SSP आकाश तोमर समेत तमाम पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। SSP ने मृतक के आश्रितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इटावा में SSP महोदय के उर्दू अनुवादक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिनको आनन फानन में जिला अस्पताल भिजवाया जाता है। जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था के चलते उनको सैफई PGI रेफर कर दिया जाता है। सैफई PGI में उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उर्दू अनुवादक की मौत के बाद समूचे पुलिस विभाग में मायूसी छा जाती है। देर शाम सभी पुलिस अधिकारियों द्वारा पुलिस लाइन में उनको नम आंखों से अंतिम विदाई दी जाती है। वहीं पुलिस के अधिकारियों द्वारा उनको एक चेक भी प्रदान किया जाता है। निश्चित तौर पर उर्दू अनुवाद की मौत के बाद पूरे पुलिस विभाग में मातम की छाया हुआ है। सनत तिवारी, ANB न्यूज इटावा। बिजनौर में NH 119 दिल्ली पौड़ी राज्य मार्ग पर यूपी पुलिस के एक सिपाही की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बीती रात एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरने के कारण कार चला रहे सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राहगीरों की सूचना पर सुबह पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक सिपाही के परिजनों को दे दी है, जिसके बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल सिपाही प्रदीप कुमार बिजनौर के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन में बनी चौकी में तैनात था। बताया जा रहा है कि प्रदीप कुमार बीती रात शनिवार करीब 3 बजे के आसपास अपनी निजी कार से बैराज रोड पर जा रहा था। इसी दौरान अचानक से सिपाही प्रदीप कुमार को नींद की झपकी आ गई
और उसकी कार अनियंत्रित होकर एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में सिपाही ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।